बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2022। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 को कंडक्ट कराया जाना है, आप सभी को पता है। यहाँ पर हम यूपी टेट के ईवीएस के पार्ट को देखने वाले हैं। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसमें से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं मैंने उनको सॉल्व करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी टेट के लिए। तो स्पेशली ये यूपी टेट के लिए ही यहाँ पर ईवीएस को बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें मैंने संभावित प्रश्न भी बता रखे हैं कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं 23 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, यहाँ पर दिया है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है। उत्खात भूमि की अगर हम बात करें तो उत्खात भूमि ऐसी भूमि जहाँ की स्थलाकृति नदी सरिताओं के कटान के कारण ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, ऐसी भूमि को बीहड़ भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी जिलों तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में चंबल नदी के किनारे बीहड़ जो है वह पाया जाता है। तो यहाँ पर यह विशेषता किसकी हो जाएगी, तो यह स्थलाकृति जो है वह चंबल घाटी की विशेषता हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है अगर हम इसको मिलाने की बात करें। तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ए की बात करें तो विटामिन बी पायराडॉक्सन करके दिया है, तो ये इससे सुमेलित है। विटामिन सी की बात करें तो स्कॉर्बिक एसिड से रिलेट करता है। वहीं अगर हम विटामिन ई की बात करें तो ये है अल्फा टोकोफेरॉल, तो इससे संबंधित है। आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि विटामिन ई का संबंध किससे है, तो अगर 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको ऐसे ही आंसर टिक करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वह सूर्य के प्रकाश में नहीं पाया जाता। विटामिन ए जो है यह आपके फलों में देखने को मिलता है, ज्यादातर लाल फलों में। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश, तो विटामिन डी जो है वह सूर्य के प्रकाश में देखने को मिलेगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो सूखा रोग एवं अस्थि मृदता जैसे रोगों को उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर ये आपका सही सुमेलित जो है वह नहीं होगा। ठीक है, आंसर आपका यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आप खुद से भी इनका आंसर करते चलिए। कमेंट द्वारा भी बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ईवीएस के पार्ट में। ठीक है, तो इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का डी, उपकला ऊतक। मानव में वसा ऊतक एडिपोज ऊतक जो होता है मनुष्य में वसा का संचारण या संचयन करने वाली संयोजक ऊतक है। ये ऊतक कई तरह की वसा कोशिकाओं जिसमें वसा का भंडारण होता है से बने होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, सफेद वसा और भूरा वसा। तो पूछ सकता है वसा के प्रकार भी कि वसा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की आप बता सकते हैं, सफेद वसा और भूरा वसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का डी हो जाएगा, उपकला ऊतक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से विजिबल हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। तो आप खुद से भी इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट द्वारा।
तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 2 घंटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है, जिस कारण जो है सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो 5 की बात करें, 5 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, जल। सब्जियों में 80 से 95% तक जो है वह जल होता है एवं इसके साथ कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण होते हैं, इसलिए सब्जियां जो है जल्दी सड़ने लगती हैं। तो इस तरह से जल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण सब्जियां जो है वो खराब होने लगती हैं। करेक्ट आंसर 5 का बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगर आप कपास का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त या उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, इनमें से आपको बतानी है। तो अगर हम 6 की बात करें तो कपास, का से काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी कहलाएगी वो है काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसमें कपास के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता देखने को मिलती है, परंतु नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मृदा साधारणतया महाराष्ट्र जिले में देखने को मिलेगी काली मिट्टी की, अगर हम बात करें। तो इस तरह से 6 का करेक्ट आंसर आप ए कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि ग्लूकोज एक प्रकार का है। क्या है ग्लूकोज? तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो यह एक प्रकार का हेक्सोन्ज शर्करा कहलाता है। हेक्सोन्ज शर्करा, ठीक है। हेक्सोन्ज शर्करा यह जल में घुलनशील भी होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद प्राप्त होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भी यह अंतिम उत्पाद के रूप में होता है। ग्लूकोज जो होता है वह पहले पायरुवेट में बदलता है, फिर एटीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इतनी सारी बातें हो गई ग्लूकोज के बारे में, और यह एक प्रकार का हेक्सोन्ज शर्करा भी कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि राइटर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है या किससे संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं डेली के, तो आप उन पे ज़रूर फोकस करिए। अगर हम राइट कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है या किससे संबंधित है अगर बात करें तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, गोल्फ। राइट कप यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच खेला जाने वाला गोल्फ की द्विवार्षिक प्रतियोगिता है, ठीक है। यह 2 वर्ष में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई सारे। आपके एग्जाम से पहले कुछ इन पर इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में देखने को मिलेगा आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 9 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि नारायण कार्तिकेय किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि नारायण कार्तिकेय किस खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर 10 की बात करें तो 10 का ई हो जाएगा, फॉर्मूला 1 कार रेस। अगर हम बात करें कुमार राम नारायण कार्तिकेय, तो ये भारत के पहले फार्मूला 1 कार रेस ड्राइवर हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है पुष्प रहित पौधे होते हैं। कौन से इनमें से पुष्प रहित पौधे होते हैं आपको बताना है। तो 11 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स। अगर हम बात करें पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेम्स की, तो इसमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे फर्न, मॉस, भूरी शैवाल, कवक। तो इस तरह से पुष्प रहित पौधे ये कहलाएंगे क्रिप्टोगेम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है। तो निम्नलिखित में से जिस पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है वह है हिमालय। करेक्ट आंसर यहाँ पर
12 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि अक्षय रोग किसके कारण होता है, यानी यहाँ पर क्षय रोग लिख लीजिएगा, मैंने अक्षय गलती से बोल दिया। क्षय रोग जो है वह किसके कारण होता है आपको बताना है। 13 की बात करें तो क्षय रोग एक संक्रमित रोग है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है जिसकी वजह से तीव्र खांसी, कफ के साथ रक्त का आना, ज्वर व शरीर का भार कम होने लगता है। तो यहाँ पर 13 का आप आंसर जान गए हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वह है सी। सी क्या है? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर टिक कर लीजिएगा कि क्षय रोग का जो जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ, यही आपका क्वेश्चन दिया है। इसके आगे है भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर करना है। तो 14 की बात करें तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ विश्व के अन्य महासागरों से सर्वाधिक चौड़ा है। महाद्वीपों के चारों ओर विस्तृत उथले समुद्री भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई आर्कटिक महासागर को लेकर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि गुर शिखर क्या है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि गुर शिखर क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, अरावली का उच्चतम शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत जो श्रेणी है उच्चतम शिखर कहलाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5.676 फीट, यानी लगभग जो है वह 1700 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी और यह राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है, अरावली का उच्चतम शिखर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। इनमें से 16 की बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा। भारत का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी पूछ सकता है एग्जाम में, 8586 मीटर देखने को मिलेगी अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की। तो करेक्ट आंसर आप बी लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है निम्नोक्त में कौन सा जोड़ा सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वह एक दूसरे से मेल खाता है। तो 17 की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रणथंभौर जो है रणथंभौर, यह हो जाएगा राजस्थान से। वहीं अगर हम बांदीपुर की बात करें तो यह कर्नाटक में है। मानस की बात करें तो यह असम में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम सिमलीपाल की बात करें तो यह उड़ीसा में देखने को मिलेगा। बाकी आप अगर रणथंभौर की बात करते तो यह राजस्थान में है, तो यह आपका सही सुमेलित हो जाएगा। आप बाकी को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 पूछा है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके हम पूरा देख लेते हैं। ये रहा, दूसरी स्लाइड में आ गया है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, 18 की बात करें तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत के समुद्री सीमा के समानांतर विस्तृत है। पश्चिमी घाट को उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र व कर्नाटक में सह्याद्री तथा केरल तथा तमिलनाडु में नीलगिरी नाम से यह जाना जाता है। तो इस तरह से आप पश्चिमी घाट को टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है गलसुआ मम्प्स एक विषाणु जनित रोग है
जो किसके सूजने के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो अगर हम बात करें मम्प्स या गलसुआ, तो यह एक छूत की बीमारी है जो विषाणु द्वारा होती है। थूक, नाम, स्रावित पदार्थ, व्यक्ति संपर्क आदि से इसका फैलाव होता है। यह मुख्यतः लार ग्रंथि की सहायक उपकरण ग्रंथि पैरोडिट ग्रंथि के सूजन की उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से 19 की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, उपकरण ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 पूछा है कि अब एशियाई शेर हैं, इनमें से कौन अब एशियाई शेर हैं? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खतरे में, संकट में। अब एशियाई शेर जो हैं वह संकट या खतरे में है। एशियाई शेर IUCN की रेड डाटा बुक में संकटपन्न श्रेणी में नामित है। अगर हम IUCN की बात करें तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न श्रेणी में जो है नामित है। 2016 में IUCN ने इसे संकटापन्न सूची से बाहर कर दिया है, यानी खतरे में कर दिया है। करेक्ट आंसर 20 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा, निम्नलिखित में से कब पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? किस डेट में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यही पूछा है। 21 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको 1972 देखने को मिलेगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से स्थित है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक भी है गमछा झार मित्र पर। इसमें 8 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती सूची। तो ये सूचियां दी हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इनका आंसर खुद से भी करने की कोशिश करें। तो 23 की बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने जो हैं वह हैं राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? किस जगह पर वकालत करने की मनाही है, यही क्वेश्चन है। तो 24 की बात करें तो 24 का करेक्ट आंसर बी देखने को मिलेगा, भारत के किसी भी न्यायालय में। यानी अनुच्छेद अगर 124(7) के अंतर्गत हम बात करें तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा और भारत या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यही चीजें बताई गई हैं अनुच्छेद 124 के 7 भाग में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देख लेते हैं 25 का क्वेश्चन नंबर। तो ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि नगर निगम का मुख्य कौन होता है? नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का डी, महापौर। महानगरों में स्थानीय शहरी निकाय के रूप में नगर निगम संस्थान होती है, जिसका प्रधान जो होता है महापौर होता है, जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है। और यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 द्वारा स्थानीय शहरी निकाय की स्थापना के अंतर्गत आएगा, अगर हम बात करें नगर निगम की। ठीक है, इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहे आपके ऑप्शन। तो 26 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद
125 आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी चीजें दी हैं भारत की संचित निधि के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो आपको बताना है। 27 की बात करें, 27 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, राज्य सरकार। संविधान के अनुच्छेद 187 की बात करें तो इसके अनुसार राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य का पृथक सचिवालय होगा। कौन होगा? राज्य सरकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है तथा ऐसे विषय जो किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर लोकसभा आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो कि पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देंगी तो कौन कौन सी होगी? तो 29 का करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, यानी ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी और डी भी। यूनेस्को हो जाएगा, यूनिसेफ, विश्व बैंक और यूनेप, ये सभी देखने को मिलेगा आपको इन कार्यक्रमों के सहयोग के अंतर्गत। तो आप इसको टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपके कथन दिए हैं, कौन से इसमें से करेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पर दिया है पहला ए, पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। बी है, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिलों में इको क्लबों की स्थापना करना है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही? यानी ये दोनों कथन दिए हैं, आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। तो अगर आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से। ये आपके आने वाले यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपके जो भी एग्जाम में आ सकते हैं या आए हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।